क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95+ अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। कमेंट करेंगे क्या श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कृति है चंपारण में महात्मा गांधी, कलम का सिपाही, अपनी खबर, निराला की साहित्य साधना। तो रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कृति है निराला की साहित्य साधना। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की, और अपनी खबर रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। चंपारण में महात्मा गांधी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। क्या यशपाल हैं या मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं या फिर नगेंद्र हैं? तो अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। यहाँ पर पूछा है जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। त्यागपत्र, व्यतीत, प्रस्तुत प्रश्न, परख। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रस्तुत प्रश्न। प्रस्तुत प्रश्न क्या है? निबंध है। ये उपन्यास नहीं है, ये निबंध है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्यागपत्र, व्यतीत और परख ये क्या है? ये उपन्यास है। इसके बाद में अगला प्रश्न है भारतेंद्र हरिश्चंद्र संपादक थे बालाबोधनी के, आनंद कादम्बिनी के, ब्राह्मण पत्रिका के या फिर सरस्वती पत्रिका के? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र संपादक थे बालाबोधनी पत्रिका के। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। और आनंद कादम्बिनी ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। और सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न नंबर 2 का है धूप और धुआं रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मैथिली शरण गुप्त का? तो धूप और धुआं रचना है रामधारी सिंह दिनकर का। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। क्या 9 है, 12 है, 15 है, 17 है? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। और साकेत महाकाव्य किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त का है। और साकेत महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 12। इसके बाद अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है प्रेमांबु प्रवाह है, त्रिपथगा है, ग्राम्या है, तितली है? तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति क्या है? प्रेमांबु प्रवाह। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तितली जयशंकर प्रसाद की है, उपन्यास है। त्रिपथगा अज्ञेय की पहली कहानी संग्रह है। और ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1935, 1943, 1918, 1936? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं? त्रिलोचन, राम स्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन या फिर शिवमंगल सिंह सुमन? तो मास्को अभी दूर है इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। क्या पूछ रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। न्यायात्र आत्मा बलहीन ने लब्भा सक्त
आत्मा अनुभूत नहीं कर सकता। बिना अभ्युदय के निःश्रेयस को सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक ही बलुम उपास्य के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सके। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। ठीक है, तो पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड और लेखक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की क्या चीज़ शब्द मात्र रह गई। तो आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है। सारे आंसर आपको पैराग्राफ में आसानी से मिल जाएंगे, बस आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। तो भाषा की आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। ठीक है। तीसरा प्रश्न है पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र में उन्नति की। तो पाश्चात्य जगत ने भौतिकता के क्षेत्र में उन्नति की। इसके बाद अगला प्रश्न है संवर्धन तथा अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए। तो संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना, अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अशक्त आत्मा अनुभूत नहीं कर सकता, इसकी करना है आपको व्याख्या। ठीक है, तो हेडिंग डालना है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर लिखना है बलहीन व्यक्ति आत्म अनुभूति करने में अक्षम होते हैं, यानी बलहीन व्यक्ति आत्म अनुभूत नहीं कर सकते क्योंकि पाश्चात्य जगत के प्रभाव में आकर भौतिकता की ओर उन्मुख हुए आध्यात्मिक अनुभूति में पीछे रह गए। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, आपको चूज करना है कौन सा करना है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है तो इस बार भी आने की संभावना है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब कुछ निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहंकार की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। तो देखिए यहाँ पर निंदा की बात हो और निंदा शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ जाइए निंदा रस से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन सेम यही पूछेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम बताना है निंदा रस और लेखक का नाम हरिशंकर प्रसाई। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मनुष्य दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। तो निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। अगला है इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है। तो निठल्ला होने के कारण, आपने अभी पढ़ा था निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। निंदा का उद्गम कहाँ से होता है। तो पहली लाइन में आपने पढ़ा था निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या आपको किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे करना है। लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्महीन और आलसी हो जाता है तो वह दूसरों की आलोचना करने लगता है क्योंकि कठिन कार्य करने वाले लोग निंदा से बचते हैं और निंदा करने वाले अक्सर खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ी लकीर को थोड़ा मिटाकर छोटी लकीर को बड़ा दिखाया जाता है, यानी दूसरों की बुराई करके खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निरख सखी एक खंजनाए। ठीक है, निरख सखी एक खंजनाए। तो उर्मिला अपनी सखियों से कह रही है, उर्मिला लक्ष्मण के वियोग में व्याकुल अपनी सखियों से कह रही है सखी देखो ये खंजन पक्षी इधर आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मनमाए और इन खंजन पक्षी के रूप में मेरे प्रियतम अपने नेत्रों को इधर घुमा लिए हैं। फैला उनके तन का तप। और ये जो धूप निकली हुई है, धूप खिली हुई है, ये धूप नहीं है, मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी है। मन में सरसाए और कमल में सरोवर के और सरोवर में कमल के पुष्प खिल गए हैं। घूमे वह इस और वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, वह इस और घूम रहे होंगे जंगल में, वह इस और मुँह करके घूम रहे होंगे। तभी तो ये उनके मंद मंद गति का आभास दिलाने के लिए ये हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय मुस्काए। उर्मिला कहती है कि निश्चय ही हुए मेरा ध्यान करके आज मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, तभी तो ये सरोवर में कमल के पुष्प खिल उठे हैं। अधर से या बंदूक सुहाए और हम मेरे प्रियतम के लाल लाल ओंठ के समान ये बंदूक के फूल खिल उठे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। स्वागत है, उर्मिला कहती है स्वागत स्वागत हे शरद आपका स्वागत है, मैंने भाग्य से उनके दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे लोए अस्र अर्घ भर लाए। ने मोती के रूप में
ओस की बूंदों को न्यौछावर किया है। लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, और लो ये अश्रु अर्घ लेकर प्रस्तुत है। अश्रु अर्घ मतलब क्या होता है? पूजन के लिए लाई गई सामग्री। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? शीर्षक है गीत साकेत महाकाव्य से, और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न है सखी को खंजन पक्षी कौन दिखा रहा है? तो उर्मिला दिखा रही है। रंजन तथा आतप शब्दों के अर्थ। रंजन का मतलब होता है मन प्रसन्न करने वाला, आतप का मतलब होता है गर्मी, धूप या दुख देने वाला। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने पूरी बता दिया है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कब कहता हूँ कि मेरी जग मेरी दुर्धर गत के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो ये पाठ का नाम है मैंने आहूति बनकर देखा, और कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ। जीवन मरुनंदन कानन का फूल में उपमा अलंकार है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में दुख को सुख की तरह, असफलता को सफलता की तरह और हार को जीत की तरह स्वीकार कर कार्यपथ पर अडिग होकर चलने का भाव व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य। तो इसमें काव्य सौंदर्य लिखना है तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शब्द छंद है मुक्त, अलंकार अनुप्रास उपमा एवं रूपक, गुण है प्रसाद, सब शक्ति है अभिधा एवं लक्षणा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है देख सकते हैं यहाँ पे आप। काठा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, इसकी करना है आपको व्याख्या। तो देखते हैं कवि कहता है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द और 5 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है और इस बार भी आने की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा सेम आपको उसी प्रकार से लिख करके आना है। आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय, फिर आपको जीवन परिचय लिख देना है। इसके बाद हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय और साहित्यिक योगदान लिख देना है। इसके बाद रचनाएं हेडिंग डाल के रचनाएं लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जीवन परिचय। इसके बाद हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय और फिर प्रमुख रचनाएं। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है लाठी अथवा खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा करके दिया है पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश लिखिए। तो इसमें पढ़ने वाले हैं कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका PDF आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में है 7 नंबर क्वेश्चन। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द और 5 अंक यहाँ से। तो ये खंडकाव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद खंड खा। प्रश्न नंबर 8 का है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ से आपको 7 अंक मिलेंगे, 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अनुवाद के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा, हे मैत्री, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा और कात्यायनी के संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। मैत्री ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, जिस प्रकार एक धनिक का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संदर्भ कैसा लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महापुरुष लौकिक लालच में प्रलोभन में फंस करके अपने लक्ष्य से कभी भ्रष्ट नहीं होते। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में अधिक समय तक नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि राष्ट्र नायकों के साथ देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े।
लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर इसका खा नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी 7 अंक का होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है और इसके विपरीत मूर्खों का समय लड़ाई झगड़े में, सोने में और बुरी आदत में बीतता है। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मत्ता गजेंद्रा हाथी मस्त हो रहे हैं, मुजता गवेंद्रा साण प्रसन्न हो रहे हैं, वनेशु विक्रांतरा मृगेंद्रा और शेर वनों में अधिक शक्तिशाली है, रम्या नगेंद्रा पर्वत सुंदर हैं, निर्वता नरेंद्रा राजा शांत हैं, परकीड़ितो वारधिरे सुरेंद्रा और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षाखंड से अवतरित है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। यहाँ से 4 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद 10 का का खा और गा है रस अलंकार छंद से, तो इसका इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद का वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध का वीडियो आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट निबंध का। यहाँ पे 9 नंबर से पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। जैसे हमने लिखा है सेम अगर उसी प्रकार आप लिखेंगे तो आपको पूरे 9 अंक मिलेंगे। हेडिंग डालना है प्रस्तावना, फिर अनुशासन का अर्थ, फिर अनुशासन का महत्व, फिर है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता, फिर है अनुशासन के लाभ और फिर है उपसंहार। इसके बाद है 12 का पहला भवति शब्द का संधि विच्छेद। तो भो प्लस अति होता है, क्या होता है भो प्लस अति, इसमें आयादि संधि है। कश्चित का संधि विच्छेद होगा का प्लस चित, क्या होगा का प्लस चित। इसके बाद है निस्तारणम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा नी प्लस तारणम, क्या होगा नी महादेव में समास कौन सा है, तो महादेव में है कर्मधाराय समास, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक शब्द में समास है, तो इसमें प्रति उपसर्ग है, तो इसमें है अव्ययभाव समास। मुग्धा शब्द में प्रत्यय है, तो अक्त प्रत्यय है। इसके बाद है गंतव्य शब्द में प्रत्यय है, तो गंतव्य में तव्यत प्रत्यय है। इसके बाद है अगला प्रश्न, एनांग विकारा सूत्र के अनुसार विभक्ति लगती है, तो तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सा लगती है तृतीया। षष्ठी शेषे का निम्न में से उदाहरण है, सुदामा कृष्ण मित्रम आसीत, ये है षष्ठी शेषे का उदाहरण। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ से 8 नंबर आपको मिलेंगे। और कैसे लिखना है, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, तहसील मीनपुरा जनपद बहराइच। विषय आपको डालना है मोहल्ले की साफ सफाई है, तो आवेदन पत्र। फिर यहाँ पे लिखना है महोदय, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मीनपुरा की नालियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप है, फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने का भय है। फिर आगे लिखेंगे, ऐसे आपको लिख देना है। तो वीडियो